नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है और बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने घर जाके छठ पूजा का आनंद लेते हैं। फिर भी कुछ लाइफ में ऐसी मोड़ आती है, ज़िंदगी में ऐसी मोड़ आती है जिसके कारण कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी छठी मैया से सभी के लिए शुभकामनाएं और सभी को आशीर्वाद दें। लोग ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने परिवार के साथ रहे और मस्त रहे और आगे बढ़ते रहे। आज हम बात करेंगे कुछ रिकॉल्ड क्वेश्चन की, जो क्वेश्चंस रेगुलरली कुछ फ्रीक्वेंटली कॉमन है, अलग अलग कुछ एग्ज़ामों में आते जाते रहे हैं। अप्रॉक्स मैं भी लगभग 3 साल से करेंट ईयर में और पिछला 3 एग्ज़ाम मतलब 6 एग्ज़ाम मिनिमम लिखा हूँ, जिसमें से कुछ कॉमन्स है, उसके आधार पे आपसे बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स होता है क्या? सैंडबॉक्स एक फिनटेक कंपनी है जो भी न्यू प्रोडक्ट बैंकिंग सेक्टर्स में आरबीआई द्वारा एज ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू किया जाता है, उसके टेस्टिंग के लिए जो भी फिनटेक कंपनियां हैं वो एज ए एप्लीकेंट्स अपना एलिजिबिलिटीज जब भी रिक्वायर्ड होता है आरबीआई के द्वारा तो अप्लाई करता है। तो जो एप्लीकेंट होते हैं आरबीआई सैंड बॉक्स के लिए, उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? तो इस केस में नेटवर्थ मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। जो भी सैंड बॉक्स फिनटेक कंपनी है उनका नेटवर्थ मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म फॉर द एनआरई डिपॉजिट? मिनिमम 1 ईयर होता है और मैक्सिमम टर्म फॉर एनआरई डिपॉजिट 10 ईयर्स होता है। उसी प्रकार एफसी एनआरबी में मिनिमम टर्म 1 ईयर होता है और मैक्सिमम टर्म 5 ईयर होता है। एनआरई में 1 ईयर एंड 10 ईयर्स, एफसी एनआरबी में मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर होता है। डायनामिक करेंसी कन्वर्जन, डीसीसी, डायनामिक करेंसी कन्वर्जन। डायनामिक करेंसी कन्वर्जन एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन ट्रैवलर को, जब भी वो फॉरेन ट्रैवलर्स ट्रैवल करता है तो जो भी कंसर्न कंट्री में उसको पॉइंट ऑफ सेल या जो भी एटीएम उसके लिए एलिजिबल है, वहाँ पे उनके करेंसी को विड्रॉल अलाउ करता है। उसको हम डायनामिक करेंसी कन्वर्जन कहते हैं। मतलब जो भी द प्रोसेस अलाउ द फॉरेन ट्रैवलर टू विड्रॉ द करेंसी एट देयर होम करेंसी, जो भी उनका होम करेंसी है जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ सेल और एटीएम एलिजिबल फॉर द सेम इज कॉल्ड द डायनामिक करेंसी कन्वर्जन। सेक्शन 13 ऑफ पीएमएल एक्ट 2002, सेक्शन 13 ऑफ पीएमएल एक्ट 2002 ये एम्पावर करता है किसको? फॉर द इन्वेस्टिगेशन अंडर द केवाईसी इरेगुलरिटीज, डायरेक्टर ऑफ एफआईयू इंडियन यूनिट, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंडियन यूनिट्स को एम्पावर करती है। सेक्शन 13 पीएमएल एक्ट 2002 एम्पावर करती है डायरेक्टर एफआईयूआईएन, डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडियंस को टू इन्वेस्टिगेट द केवाईसी रिलेटेड मैटर। जो डायरेक्टर एफआईयूआईएन को पेनाल्टी इम्पोज करने की पावर भी होती है। सारा डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के पॉस एक्ट। इसके तहत एक सोशल वर्कर को अलाउ किया जाता है टू बैलेंस द वुमेन वर्कर्स एट द वर्क प्लेस विद द इंस्टीट्यूशंस एंड देयर वर्किंग कल्चर्स। तो उनको जो सोशल वर्कर इन्वॉल्व होते हैं पॉस एक्ट के तहत, उनको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो इस केस में मिनिमम उनको 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो स्मॉल सेविंग अकाउंट होता है
पीपीएफ, सुकन्या लाइक, उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह है कौन डिसाइड करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्मॉल डिपॉजिट्स स्कीम्स पे इंटरेस्ट डिसाइड करती है। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होता है उसमें मैक्सिमम लिमिट कितना डिपॉजिट किया जा सकता है? 30 लाख्स, 30 लाख्स। बिड बॉन्ड गारंटी क्या होता है? जो गारंटी एज ए कॉशन मनी ड्यूरिंग द बिडिंग प्रोसेस, एज ए कॉशन मनी जो भी गारंटी इशूड किया जाता है उसे बिड बॉन्ड गारंटी कहा जाता है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख होता है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 10 लाख होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती है उसकी मिनिमम नेटवर्थ क्या होता है यूनिवर्सल बैंक्स में कन्वर्जन के लिए? हमने इस पे बात करी थी आपसे। तो इसका नेटवर्थ होता है 1000 करोड़। जो जब भी कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का नेटवर्थ 1000 करोड़ हो जाएगा तो कुछ और फैक्टर्स जिसको साथ में लेके यूनिवर्सल बैंक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी हाल ही में कौन सी बैंक है जो यूनिवर्सल बैंक्स में कन्वर्ट हुए हैं? एयू बैंक्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी जो भी हाल ही में अगस्त के मंथ में उसमें यूनिवर्सल बैंक्स में कन्वर्जन किया गया है। एक फिनकेयर एनबीएफसी थी जो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एमलगेट हुए थे? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। फिनकेयर जो एनबीएफसी थी वो एयू स्मॉल बैंक्स में एमलगेमेट किया गया था 1 अप्रैल 2024 से। अब हम बात करेंगे एक्सपोजर की, एक्सपोजर नॉर्म्स की। किसी भी पार्टी को जो भी एक्सपोजर या जो भी हम क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें सबसे पहले एनबीएफसी में मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपोजर्स कितना होता है? 20% ऑफ टायर 1 कैपिटल्स। पहले होता था टोटल फंड ऑफ द कंपनी, बट अब हम उसको टायर 1 कैपिटल जो कोर कैपिटल होता है उसका 20% एनबीएफसी में मैक्सिमम एक्सपोजर होता है। और जो इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, जो इंडिविजुअल बोरोवर होते हैं, उनका भी जो मैक्सिमम एक्सपोजर होता है 20% ऑफ टायर 1 कैपिटल होता है। टायर 1 जो कोर कैपिटल होता है उसका। लेकिन इसमें एक आरबीआई ने एक प्रोविजंस रखी है जो बैंक अपने डिस्क्रिप्शन पे बोर्ड के अप्रूवल के द्वारा वो 5% इनकी जो लिमिट है वो इंक्रीज कर सकती है। यदि ये ग्रुप्स है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, तो उस केस में मैक्सिमम एक्सपोजर 25% होगी टायर 1 कैपिटल्स की। स्पेसिफिक बोरोवर क्या होता है? स्पेसिफिक बोरोवर जिसकी एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट अप्रैल 1, 2019 से 10,000 करोड़ से ऊपर है, उनको स्पेसिफिक बोरोवर का दर्जा दिया गया है। स्पेसिफिक बोरोवर जिनका एग्रीगेट फंड बेस्ड सैंक्शन लिमिट, एग्रीगेट फंड बेस्ड सैंक्शन लिमिट 1 अप्रैल 2019 से 10,000 करोड़ से ऊपर है, उनको स्पेसिफिक बोरोवर का दर्जा दिया गया है। बीपी कानून में डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, एक्स डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू रिव्यू द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड इन बैंक, एनबीएफसी एंड पेमेंट ऑपरेटर। बीपी कानूनगो इज एक्स डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई chaired a committee to review the service standards in banks, NBFC and payments operator। CBP क्या होता है आरबीआई के रिस्पेक्ट में इन केस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड? तो CBP होता है को ब्रांडिंग पार्टनर्स। दे आर प्रमोटिंग द क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड एज पर द आरबीआई। द CBP इज द को ब्रांडिंग पार्टनर्स। सरफेसी एक्ट कब लागू नहीं होता है? यदि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग्स किसी भी अकाउंट पर उसका इंटरेस्ट 1 लाख से नीचे जब बैलेंस आ जाती किसी भी अकाउंट का तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। या 20% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग्स
एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, जो भी इंटरेस्ट उस पर लागू होता है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 20% से नीचे रह गया है, तो उस केस में सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। एनपीएस ट्रेडर स्कीम, एनपीएस ट्रेडर स्कीम क्या होता है? एनपीएस ट्रेडर स्कीम्स एक केवल स्मॉल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है, जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। एनपीएस ट्रेडर स्कीम में स्मॉल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, वो एनपीएस ट्रेडर स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। CGSFEL क्या होता है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। क्रेडिट CGSFEL क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एजुकेशन लोन, इसमें 7.5 लाख तक लोन की लिमिट पे यदि वो लोन कोई कोलेटरल मतलब कोई सिक्योरिटी या बिना थर्ड पार्टी गारंटीज के तहत दिया गया है, तो क्रेडिट गारंटी फॉर एजुकेशन लोन्स के अंदर कवर्ड किया जाएगा, CGSFEL के तहत किया जाएगा। ईज 7 क्या है? इन्हांसेशन एंड सर्विस एक्सेलेंस, इसको 5 थीम पे अप्लाई किया गया था, जो अलग अलग प्रकार के थीम है। ईज 7 में जो 5 थीम को कवर करता है, जो पहला थीम है, फर्स्ट थीम ईज 7 में पहला थीम है बैंकिंग टुवर्ड्स विकसित भारत। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और RBI द्वारा एक फ्रेमवर्क अपनाया गया है टुवर्ड्स द विकसित भारत, द फर्स्ट थीम ऑफ ईज 7 इज बैंकिंग टुवर्ड्स विकसित भारत। थीम 2 कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर सर्विस, कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर सर्विस पहला थीम है बैंकिंग टुवर्ड्स विकसित भारत। दूसरा थीम्स है कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर सर्विस। थर्ड थीम है एडेप्टेशन ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी। थर्ड थीम है एडेप्शन ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड एडवांस कैपेबिलिटीज, एडेप्शन ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड एडवांस कैपेबिलिटीज। फोर्थ थीम है रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट, रिकवरी एंड कलेक्शंस। जो थीम 4 है रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट फॉर कलेक्शंस एंड रिकवरी। थीम 5 है डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉय फॉर इमर्जिंग बैंकिंग प्रायोरिटीज। समय के साथ बैंकिंग का प्रायोरिटीज चेंज हो रहा है, तो डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉय फॉर बैंकिंग प्रायोरिटीज। तो पहला थीम था इस 7 के तहत बैंकिंग टुवर्ड्स विकसित भारत। दूसरा थीम था फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। तीसरा थीम था एडॉप्शन ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड एडवांस कैपेबिलिटीज। चौथा थीम था बैंकिंग फ्रॉड, रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट, कलेक्शंस एंड रिकवरी। पांचवा थीम था डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉय फॉर बैंकिंग प्रायोरिटीज। NPLL नॉर्मली परमिटेड लेंडिंग लिमिट्स। NPLL क्या है? इसमें लार्ज बोरोअर को जो भी एक्सपोजर्स परमिट करते हैं इन एडिशन टू सेट लिमिट, जो उनका सेट या डिफाइंड लिमिट्स है, उनके एडिशनल्स लिमिट जो हायर कैप कह लीजिए, जो हायर कैप फिक्स की जाती है NPLL नॉर्मली परमिटेड लेंडिंग्स लिमिट्स। तो यदि हम एडिशनल लिमिट्स देते हैं लार्ज बोरोअर को, तो इस केस में हमें कुछ कॉशंस बरतना पड़ता है। उस केस में हायर एडिशनल रिस्क वेट मेंटेन करना पड़ता है, हायर एडिशनल प्रोविजंस मेंटेन करना पड़ता है। तो जो लार्ज बोरोअर है, जो लार्ज बोरोअर जैसे स्पेसिफाइड बोरोअर है, वहाँ पे एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट हमने देखा था 1 अप्रैल 2019 से जिस बोरोअर की लिमिट 10,000 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में यदि हम NPLL के तहत उनकी लिमिट्स डिसाइड करते हैं तो 50% एक्स्ट्रा जो नॉर्मल लिमिट्स हम उनको असाइन किए हैं उससे 50% एक्स्ट्रा तक एक्सपोजर दे सकते हैं। तो इस केस में हमें 3% एडिशनल प्रोविजंस मेंटेन करता है।
इस केस में जब भी हम 50% एडिशनल लिमिट्स देंगे लार्ज बोरोर को एज पर सेट लैंडिंग लिमिट्स, जैसे स्पेसिफाइड बोरोर है, तो ये ध्यान रखिए कि नॉर्मली परमिटेड लैंडिंग लिमिट जो है वो लार्ज बोरोर्स को ही अलाउड होता है, जैसे स्पेसिफाइड बोरोर है। तो इस केस में जो नॉर्मल लिमिट है वहाँ से 50% एक्स्ट्रा लिमिट हम असाइन करते हैं, तो इस केस में 75% एडिशनल रिस्क वेट मेंटेन करना होता है। जो नॉर्मल रिस्क वेट है, जो नॉर्मल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है रिस्क वेट मेंटेनेंस के लिए, वहाँ 75% हाई रिस्क वेट मेंटेन करना होता है और 3% एडिशनल प्रोविजंस हमें मेंटेन करना होता है। और यदि NPLL जो हमारा है वो ऑलरेडी हम उसमें एडिशनल लिमिट दे रहे हैं, वो भी एक असाइंड लिमिट है NPLL के तहत, यदि उससे भी बियॉन्ड कोई लिमिट प्रोवाइड करती है बैंक्स, जो भी बैंक्स प्रोवाइड करती है, तो वो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो नॉर्मल लिमिट के अलावा NPLL के तहत हम 50% लिमिट लार्ज बोरोर को असाइन करते हैं, जिसमें हमें 75% हाइयर रिस्क वेट मेंटेन करना होता है, 3% एडिशनल प्रोविजन मेंटेन करना होता है। इसके अलावा यदि NPLL से भी ऊपर कोई लिमिट प्रोवाइड की जाती है लार्ज बोरोर को, तो हाइयर रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। तो PM टास्क फोर्स है, PM टास्क फोर्स ऑन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो सेट की गई थी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट के लिए जो PM टास्क फोर्स कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, उसके तहत जो भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज की जो ग्रोथ है आउटस्टैंडिंग में, वो 20% हर एक साल होना चाहिए प्रीवियस ईयर से। नंबर वाइज बात करें तो नंबर वाइज माइक्रो इंटरप्राइजेज के नंबर में 10% की ग्रोथ होनी चाहिए। अब ध्यान रखेंगे आउटस्टैंडिंग में माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के आउटस्टैंडिंग में 20% की ग्रोथ होनी है, माइक्रो इंटरप्राइजेज की नंबर में 10% की ग्रोथ होनी है, और जो क्रेडिट हम नेक्स्ट ईयर देंगे वो लास्ट ईयर माइक्रो इंटरप्राइजेज की जो आउटस्टैंडिंग थी उसका 60%, जो लास्ट ईयर की अचीवमेंट थी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज की, उसका 60% क्रेडिट हम केवल माइक्रो इंटरप्राइजेज को देंगे। लास्ट ईयर की जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज की जो अचीवमेंट हुई थी उसका इस ईयर करंट ईयर में 60% जो आउटस्टैंडिंग अचीव करेगी जो ग्रोथ के लिए, वो केवल माइक्रो इंटरप्राइजेज में जाएगी। मतलब माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो ग्रोथ का टारगेट है 60% ऑफ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। नूप का फुल फॉर्म क्या होता है? NOOP नूप का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशंस। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू बैंक्स नेट फॉरेन करेंसी ओपन ओवरनाइट्स। बैंक का जो नेट फॉरेन करेंसी होती है ऑन द क्लोज, वो ओवरनाइट्स ओपन रहता है। नूप नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन। जो इंटरनल ऑब्जर्समेंट होता है, जो इंटरनल लोकपाल होता है, जो बैंकों के लेवल पे होता है, उस पे उसका जो रैंक होता है ऑफिसर्स का, जो हेडिंग ऑफिसर्स का रैंक होता है क्या आता है? तो जनरल मैनेजर कैटेगरी रैंक के ऑफिसर उनको जो इंटरनल ऑब्जर्समेंट है उनको हेड करते हैं। राइट ऑफ रिकम्पनसेशन, राइट ऑफ रिकम्पनसेशंस ये लेंडर का राइट होता है। जो भी सेक्रीफाइस एट द टाइम ऑफ रिस्ट्रक्चर, द सेक्रीफाइस अकर्ड बाय द लेंडर्स, लेंडर मीन्स बैंक, जो भी बैंक सेक्रीफाइस करता है रिस्ट्रक्चर के टाइम में, उनको ओवर द टाइम्स जो उस डेप्ट की रिकवरी आती है, दैट इज कॉल्ड द राइट ऑफ रिकम्पनसेशन। ये लेंडर द्वारा बियर किया जाता है कि जो भी सेक्रीफाइस एट द टाइम ऑफ रिस्ट्रक्चर्स लेंडर द्वारा सेक्रीफाइस किया जाता है, तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड्स whatever the recovery has lender got is called the right of recompensations। स्क्रम्बल नोट क्या होता है? बहुत सारे नोट को आपने तोड़ मरोड़ दिया, फिर मोड़ दिया, तो इट इज कॉल्ड द स्क्रम्बल नोट्स। थैंक यू सो मच आपको टाइम देने के लिए। आप जरूर अपनी फीडबैक देंगे कि हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और यदि कोई फीडबैक है तो वो भी देंगे। ये डिस्क्लेमर्स मैं बता दूं कि सारी गाइडलाइंस RBI की गाइडलाइंस है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन या स्टेचुरी और बॉडीज़ पे अप्लीकेबल नहीं है। जो डिफरेंट बैंकों को RBI लीड करती है उनके आधार पे जो पर्सनल
पर्सनल्स सर्च आउट के द्वारा एक्वायर किया गया है और किसी पे डॉक्यूमेंट पे बेस्ड नहीं है, केवल आरबीआई गाइडलाइन पे बेस्ड है। थैंक यू सो मच।